नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले आज की अहम खबर की बात, बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजापुर दौरे पर विधायक विक्रम मंडावी पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। नक्सली हमले में वो बाल बाल बच गए। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने के लिए गए हुए थे। बताया यह जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने फायरिंग की है, हमला किया है। हालांकि यह भी बताया गया कि हमला विधायक का काफिला जो है निकल जाने के बाद किया गया। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई है और गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में जा लगी। हालांकि इस फायरिंग में किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज कह रहे हैं कि विधायक समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जिला मुख्यालय सभी पहुंच चुके हैं। बीजापुर में आज गंगलूर क्षेत्र अंतर्गत विधायक बीजापुर माननीय श्री विक्रम मंडावी जी का जनसंपर्क कार्यक्रम थे। कार्यक्रम के पश्चात शाम को वापस लगभग 4:30 बजे उन्होंने सकुशल वापस जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंच गए थे। उनके साथ जनप्रतिनिधि एक जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप जी वो भी बीजापुर पहुंच गए थे। अभी ये जानकारी आ रहा था, मतलब उनकी काफिला पार होने के पश्चात इलाके में पदेड़े के आसपास कुछ फायरिंग का जानकारी प्राप्त हो रहा है। इसका आसपास अभी सर्चिंग के लिए पार्टी बाहर निकला है, उसका तस्दीक करने पर और क्लियर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो माननीय विधायक बीजापुर एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पार्वती कश्यप एवं जितना भी जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में गए थे वो और अन्य जो सुरक्षा बल के अभी प्रोटेक्शन टीम वो सब सकुशल वापस बीजापुर पहुंच गए थे। सब सुरक्षित रहा। आसपास और यदि कोई घटनाक्रम है तो उसका तस्दीक करवा रहा है। और उधर विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया और कहा कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था, वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम मंडावी जी उधर गंगलूर की तरफ दौरे में जाने वाले थे। उनको सुरक्षा बलों के द्वारा एसपी के द्वारा रोका गया कि उधर मत जाइए, क्योंकि बिना सूचना, बिना फोर्स, बिना सिक्योरिटी के उचित नहीं है। पर वो गए, वहाँ जाने के बाद भी रोका गया। उनको कहा गया कि हेलीकॉप्टर हमारे पास है, उससे कर देते हैं, पर वो गए भी और सकुशल वापस भी आए हैं। उनके काफिले पर कहीं पर भी कोई नक्सली हमले की जानकारी अभी नहीं आई है। उनके पीछे जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जो आ रही थी उनका कहना है कि फायरिंग हुआ है ऐसा। उसके पीछे पत्रकारों का दल था, वो भी आया, वो भी उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न उन्होंने कोई जानकारी दी। टायर बदलते ज़रूर उन्होंने देखा गाड़ी का। इसके अलावा अभी और विस्तृत जानकारी मंगाया जा रहा है, लेकिन वहाँ सभी कुशल हैं, कहीं पर भी कोई कैजुअल्टी नहीं है। खबर पर आइए हम बात करते हैं, हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, विधायक के काफिले पर हमला है, अपने आप में एक ये बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले भी हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में कैसे जनप्रतिनिधियों को नक्सली निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि एसपी ने मना किया था फिर भी चले गए, क्यों? जी देखिए, काफ़ी सेंसिटिव मामला है और इस तरह के जो कायराना करतूत माओवादी अक्सर करते रहे हैं। खास करके बस्तर इलाके में कांग्रेस ने शीर्ष 32 नेताओं को खोया है। इसके बाद बीजेपी विधायक की भी हत्या हुई है। अभी जब काफिले पर हमला हुआ है तो उसे लेकर के खुद विक्रम मंडावी ने एक बयान जारी किया है और कहा है वो जब वापस लौट रहे थे तो इस दौरान जिला पंचायत के जो वाहन है गाड़ी पर फायरिंग हुई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो रही है कि फायरिंग करने वाले हैं कौन और किस तरह के कितने लोग वहां पर थे। विक्रम मंडावी से यह भी पूछा गया था कि जब वहां से जाने के लिए मना किया गया था, हेलीकॉप्टर भी वहां पर मौजूद था, उसकी सुविधाएं क्यों नहीं ली गई, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर वाली बात से इनकार किया है। और इस बीच जो आईजी सुंदरराज ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी जो नेता जो नियमित अपने कार्यक्रम में सभा में जो शामिल होने गए थे वहां से वापस लौटे हैं, सभी सकुशल हैं। इस बीच जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू
साहू ने कहा है कि जिस तरह से वहां पर एसपी ने भी रोका था और बिना सुरक्षा के वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी सेंसिटिव मामला है और माओवादी एक एक कर इस तरह से जो नेताओं को टारगेट करते रहे हैं, तो ये काफी सेंसिटिव मामला है। इस पर जिस तरह से अगर कोई भी कोताही बरती ना जाए तो ये बेहतर होगा। लेकिन अभी तक माओवादी ने हमला किया है या गोली किसी और ने चलाया है, इसकी पुष्टि फिलहाल ना तो गृह मंत्री ने की है, ना ही बस्तर रेंज के आईजी ने की है। तो अब इस दिशा में बिल्कुल कहा जा सकता है कि जांच तेजी से चल रही है और अब फिलहाल अभी कितने माओवादी थे या किस तरह का हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, इसकी जो प्रामाणिकता है वो अभी, इसका जो पुख्ता जो प्रमाण है वो अभी नहीं मिले हैं। पुलिस इन तमाम मसलों पर है, जांच कर रही है। जी, वाकई में काफी सेंसिटिव मामला है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर घमासान मचा है। इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को लेकर राज्य के राज्यपाल तक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को भी वो पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, बहुत सारे विभागों में भर्ती करनी है। आरक्षण बिल पर दस्तखत नहीं होने की वजह से भर्तियां रुकी है। और इस बीच इस मुद्दे पर राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल हूं और मेरी सीमाएं हैं, राजनीतिक विषय पर मुख्यमंत्री से बात कीजिए। वहीं आरक्षण पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के सीएम के बयान पर बीजेपी की तरफ से सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया और कहा कि आज भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सत्ता में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभा रही है। देखिए, एक चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल, वो राजभवन में अटका, आरक्षण बिल अटका हुआ है। तब तक के भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी है। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल जी। 6 महीने बाद सर, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाएगा, चुनाव भी है, ऐसे में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ना बीजेपी। मैं तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जी, लेकिन उधर से भी जवाब नहीं आ रहा है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। आई एम गवर्नर and political matters to ask the chief minister. Governor has some limitation. That's what don't ask all these questions. लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पत्र लिखने की बीमारी है और अभी तक के दर्जनों पत्र केंद्र सरकार को उन्होंने लिखकर और लोगों में एक भ्रम फैलाने का काम किया। पत्र उसके समाधान के लिए नहीं लिखते, वो पत्र इसलिए लिखते हैं कि उनको राजनीति करना है। और एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद में बैठा हुआ मुख्यमंत्री, वो अच्छे से जानते हैं कि किसी समस्या का निराकरण है तो दिल्ली में जाके हम बात करें, हम प्रधानमंत्री जी से बात करें या अन्य कोई वरिष्ठ मंत्री है उनसे जाकर बात करेंगे तो निराकरण होगा। लेकिन वो पत्र करके जो है वो लोगों के अंदर में एक भ्रम, मैं तो पत्र लिख डाले हूं। इधर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा और कहा कि नए राज्यपाल भी पुराने राज्यपाल की तरह बीजेपी के प्रभाव में हैं, बीजेपी के प्रभाव में आकर आरक्षण बिल को अटका रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर जानबूझकर हस्ताक्षर न करने के आरोप लगा दिए। हमारी सरकार ने तो जिसको जितना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके अनुरूप आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था, और ईडब्ल्यूएस को भी 4% उनके जनसंख्या के आधार पर, और पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के अनुशंसा के आधार पर 27%। इस तरह से हम लोग विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना हमारे प्रदेश के लोगों के विकास में जानबूझकर अवरोध पैदा करने के बराबर है। और आज जितनी भर्तियां वो रुकी हुई है क्योंकि आरक्षण का मसला है, और राज्यपाल का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा विधानसभा का बिल, तब तक वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें बनती नहीं है। तो हम लोग राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश के विकास में योगदान दे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में ना आए।
और उस बिल में दस्तखत करके भेजे ताकि हमारे प्रदेश के लोगों की भर्तियां रिक्त पदों पे बची है वो हो सके, पारित होनी चाहिए। तो समाज की तरफ से भी कुछ करेंगे क्या? निश्चित रूप से समाज के लोग जो असन्वित हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के लोग राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों रोका जा रहा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर माननीय राज्यपाल जी इस विधेयक को रोके हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। आपको लग रहा है पुराने राज्यपाल की तरह ये राज्यपाल भी जो है उस तरह से इसको अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है कि पुराने राज्यपाल की तरह ये भी जानबूझकर भाजपा के प्रभाव में आकर बिल को रोक रहे हैं। और इधर राज्यपाल पर मंत्री शिव डहरिया का जो बयान आया, इस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने फिर पलटवार किया और कहा कि सीएम को राज्यपाल के पास जाकर बात करनी चाहिए, राज्यपाल के बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। नहीं, राज्यपाल जी कोई भी अगर अपने विवेक से जो भी कहा है उस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 महीने से अटका हुआ है बिल राजभवन। अब मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल जी के पास में जाके बातचीत करना चाहिए। स्पीच मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को मिले पुलिस नोटिस को लेकर पार्टी लगातार हमलावर है। इस कड़ी में बीजेपी के सांसद ने एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हेट स्पीच के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। सीएम पहले अपने विधायकों को समझा लें। कवासी लखमा अमरजीत भगत क्या बोल रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं भेजा जा रहा, आने वाले समय में हम इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। अरे पहले भूपेश बघेल जी अपने मंत्रियों को समझा ले, कार्यकर्ताओं की लिस्ट तो हम बाद में देंगे। वो कवासी लखमा जी क्या बोल रहे हैं, आपके भगत जी क्या बोल रहे हैं, अनन्य नेता क्या बोल रहे हैं, और समय समय पर आप भी क्या बोलते हो, पहले अपने आप को आत्मावलोकन कर ले और अपने पुराने जितने स्पीच है उसको रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, तो आप स्वयं जो है थाने में जाके बोलेंगे कि हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए। तो ये ठीक नहीं है। ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, सत्ता का दुरुपयोग करना, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आने वाले समय में भी। इधर कांकेर के अंतागढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से विधायक रहे मंतूराम ने उपचुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन टेपकांड समेत कई विवादों में रहे पूर्व विधायक मंतूराम पवार से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया, जिसके बाद पवार ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की घोषणा की। उन्होंने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पूरा जनता की आवाज है, समाज की आवाज है, मतदाता की आवाज है कि फिर से हम लोग चाहते हैं एक बार मंतूराम पवार समर्थक दल सामने आके मंतूराम पवार को 2023 के विधानसभा चुनाव लड़वा के और उनके नेतृत्व को एक बार फिर अंतागढ़ विधानसभा के जनता लेके आगे आके उनके साथ मिल के काम करे। देखिए, कांग्रेस में भी अंतरकला है, भारतीय जनता पार्टी में बहुमत यानी कि गुटबाजी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की और उसके बाद उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक तो नहीं है, वैक्सीन के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए और कहा कि मॉक ड्रिल करके सभी वेंटिलेटर की स्थिति देखी गई है। ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है। हॉस्पिटल में पहुंचने के कुछ 24 घंटे में, कुछ 48 घंटे में, कुछ 72 घंटे में। तो देर से जो पेशेंट आ रहे हैं, आप सभी के माध्यम से ये आग्रह है कि लक्षण लगे सबसे पहला टेस्टिंग जरूर कराइए और इंतज़ार मत करिए। अस्पताल में अगर भर्ती होने की स्थिति है तो देर मत करिए, क्योंकि उसमें ही जीवन मृत्यु का अंतर देखने को मिल रहा है। तैयारी बिस्तरों के लिहाज से, ऑक्सीजन बिस्तरों के लिहाज से इसमें कमी नहीं दिख रही, और भी हम लोग देख रहे हैं बिस्तरों की व्यवस्था चिन्हांकित करके कि अगर आवश्यकता पड़ी तो ऑक्सीजन युक्त, वेंटिलेटर युक्त, अन्य सुविधा युक्त हमारे बिस्तर बिस्तर कितने हैं, आज के दिन में कोई उसके बारे में चिंता नहीं है।
तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के मामले यहां पर फिर से सामने आए और इस बार मरीजों की संख्या 37 सामने आई है। 37 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़कर 200 को छूने वाली है। 197 मामले हो चुके हैं। बिलासपुर, मस्तूरी, कोटा, बिल्हा के सभी मरीज बताए जाते हैं होम आइसोलेट कर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जल विवाद न्यायाधिकरण की टीम आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी का जो विवाद चल रहा है, इसका निपटारा करने के लिए ये पूरी टीम बनाई गई है और ये टीम मुआयना करने के लिए आने वाली है। 2016 में दरअसल ओडिशा सरकार ने इसको लेकर शिकायत की थी और 2018 में इसी को लेकर ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया था। जल विवाद पर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला ट्रिब्यूनल में जाना ही नहीं चाहिए था, हम बांध नहीं बना पा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा। इस ट्रिब्यूनल में तो जाना ही नहीं था। महानदी छत्तीसगढ़ से निकला है और यहाँ हमारा कोई बांध नहीं है। 7 बैराज बने हैं, उसका भी कोई उसी के कारण से विवाद पैदा हुआ और इसके कारण से पूरा हमारा चाहे सरगुजा में जो हम लोग बांध बनाना चाहते हैं या फिर इधर पैरे हाई डैम बनाना चाहते हैं, वो सबको रोके रखा है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि सारा पानी तो वहीं जाता है। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया मंगलवार को धमतरी पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री लगातार सभी विधायकों के कामकाज की पूरी जानकारी ले रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग एजेंसियों से सर्वे भी कराया जाएगा। जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं उनको टिकट फिर से मिलेगा। इसका रिकॉर्ड आएगा, देखा जाएगा। जो बढ़िया काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों का सहयोग कर रहे हैं और हमारी सरकार की योजनाओं को सब लोगों तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी तो हमारी सरकार की इतने ही योजनाएं हैं जो सीधा जनता तक पहुंच रही है, उससे तो हम सबको फ़ायदा मिलेगा। और पर वो हमारे मुखिया जो सर्वे के अनुसार जो रिजल्ट आएगा उसी के अनुसार वितरण होगा। और बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर घर में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद हड़कंप मच गया। घर में 3 लोग सो रहे थे जो झुलस गए। इस ब्लास्ट के बाद घर में आग भी लग गई। सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो कल रात की यह घटना है। ब्लास्ट के बाद घर में आग भी लग गई थी और 3 लोग इसकी चपेट में आ गए, झुलस गए। उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन घर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और जोरदार धमाका था। आसपास के दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और उसके बाद घर में आग भी लग गई। 3 लोग इसकी चपेट में आए, झुलस गए। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर मरवाही के जंगल में एक बार फिर से सफेद भालू नजर आया है। मरवाही के झिरना पौड़ी में यह सफेद भालू नजर आया है। काली रंग की एक मादा जो है उसके साथ ये भालू नजर आया है, सफेद भालू। पिछले 6 महीने में दूसरी बार ये सफेद भालू ऐसे नजर आया है। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये देखने को मिल रहा है। जंगली जानवरों के हमले की 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर कांकेर की। जिले के बेवरती गांव में एक भालू ने घर में सो रहे बुजुर्ग पर ही हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी खबर गरियाबंद से, जहां पर तौरेंगा में तेंदुए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। वो मवेशियों को निशाना बना रहा है। पांडुका वन परिक्षेत्र के गांव तौरेंगा इलाके में लोगों में दहशत बनी। बात बिलासपुर की, जहां पर स्टंट बाजों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कार पर स्टंट करना एक युवक को इसी के तहत भारी पड़ गया। यातायात पुलिस ने युवक को 10,800 रुपए का चालान थमा दिया है। यातायात पुलिस रील बनाकर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने वालों पर भी नजर बनाए हुए
पुलिस ने पिछले 4 दिनों में 4 कार और एक बाइक से 28,400 रुपए का चालान काटा है। और आइए अपने